फर्स्ट में इसमें कीवर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से वर्ड लिया गया, इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से लिया गया है, इलेक्ट्रॉन से। और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन जब तक रेस्ट में है और उससे रिलेटेड रेस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उससे रिलेटेड फेनोमेना का स्टडी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब रेस्ट में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन या चार्ज के कारण पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। अब पोटेंशियल क्या टर्म है, तो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल टर्म होता है जो पोजीशन पोजीशन के कारण कोई एनर्जी स्टोर हो जाता है अगर इसमें, तो हम लोग बोलते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। इसको फिजिक्स के टर्म में डिफाइन करें तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है थोड़ा सा फिजिक्स में। पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी सिस्टम को असेंबल करने में कितना एनर्जी लगा है उतना वो सिस्टम स्टोर करके रखता है पोटेंशियल एनर्जी, और जब भी मौका मिले आप उससे वापस ले सकते हैं। जैसे स्प्रिंग के बारे में बात करें कि एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब इस पोजीशन के कारण उसमें कोई भी एनर्जी नहीं है। पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी होता है किसी बॉडी में उसको बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो नेचुरल लेंथ में रखे हुए इलेक्ट्रॉन या स्प्रिंग वाले के एग्जांपल लें तो स्प्रिंग में कोई भी एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर इसी स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर दूं तो ये अंडर टेंशन आ जाएगा। अंडर टेंशन जैसे ही इसको फ्री छोड़ा जाएगा कंप्रेस्ड स्टेट से, तो ये वापस रीगेन करने के लिए अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए वो मूव कर जाएगा। यानी कि कंप्रेस्ड या इलोंगेटेड स्प्रिंग के अंदर कुछ तो जमा है, कुछ तो एबिलिटी आ गई है उसके कंप्रेस्ड स्टेट में, यानी कंप्रेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में। और जो भी एनर्जी उस स्टेट में आई है इसके पास उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का क्या मीनिंग है, दो चार्ज जब इनफाइनाइटली सेपरेटेड होंगे, एक प्लस चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, दोनों प्लस है, तो ये जब दोनों एक दूसरे से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होंगे, एक Q1 यहाँ है Q2 यहाँ है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे क्योंकि एक दूसरे के रेंज से बाहर होंगे ये, राइट। अभी तो हम बोलेंगे कि इन दोनों का अभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। वैसे ही जैसे स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे था, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था तो उसमें कुछ भी करने की एबिलिटी नहीं थी। वैसे ही जब दो चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे रहते हैं, एक दूसरे से इनफाइनाइटली सेपरेटेड होते हैं, तो उनमें अट्रैक्ट या रिपेल करने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, यानी वो वहाँ पे रिलैक्स होते हैं, यानी वो अंडर टेंशन नहीं है। तो हम बोलते हैं कि जब दो चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइटली सेपरेटेड है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। इज इट क्लियर। अब अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल को कोई पास में लाए एक्सटर्नल एजेंट, तो उसको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये अपने आप आएंगे नहीं, इन दोनों में रिपल्सन हो रहा है, तो ये तो अपने आप आएंगे आएंगे नहीं। तो अगर कोई पर्सन क्या करता है कि इन दोनों को पास ले आता है, किसी आर डिस्टेंस पे ले आता है पास, Q1 को और Q2 को। पहले क्या था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट था, फिर किसी ने दोनों को पकड़कर और आर डिस्टेंस पे ले आया पास पास, Q1 को और Q2 को ऐसे पास पास ले आया किसी ने, है कि नहीं। तो जिसने भी लाया है उसको बेचारे को वर्क करना पड़ा होगा क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, आना नहीं चाह रहे थे पास में, रिपल्सन हो रहा था। तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा उसका एनर्जी लॉस होगा, और वो एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो था, अगर ये सिस्टम आर डिस्टेंस पे आ जाता है तो इसमें वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है के Q1 Q2 अपॉन आर, आर स्क्वायर नहीं, ओनली आर। फोर्स लिखते समय फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था, लेकिन ओनली आर लिखना है डिनोमिनेटर में, तो क्या मिल जाता है, टू चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा ऐसे। सो राइट डाउन दिस फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल separated by a distance r is given by formula k Q1 Q2 by r, where k is
9 into 10 to the power 9. Q1 Q2 are two charges and R is separation between them. डेफिनेशन फॉर्मूला तो हो गया के Q1 Q2 बाई आर, और डेफिनेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पहले मैं बता रहा हूँ, अभी मैं पोटेंशियल तक नहीं आया हूँ, पहले खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मैं बना रहा हूँ डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड to assemble a system of charged particle at certain distance from infinity. Electrostatic potential energy of a system of charges is defined as energy required to assemble that configuration. कॉन्फ़िगरेशन मतलब अभी हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा था कि आर डिस्टेंस पे Q1 Q2 को मुझे रख देना था, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना था, असेंबल करना था ऐसा। एक और सिचुएशन हो सकता है कि तीन चार्ज अगर है और तीनों एक दूसरे पे इन्फिनिटी पे है, Q1 Q2 Q3, तीनों इन्फिनिटी एक दूसरे से दूरी पे है रखा हुआ, तो तीनों इंटरेक्ट नहीं कर रहा होगा एक दूसरे से, तीनों एक का इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा, तो सब रिलैक्स होगा, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। लेकिन जब ये तीनों को कोई पास लाएगा और एक ट्रायंगल ऐसे बनाकर और ट्रायंगल के वर्टेक्स पे इन सबको लाना होगा, अगर किसी को ट्रायंगल के वर्टेक्स पे कोई अगर लाना चाह रहा है, तो ये जब लाएगा तो उसको काम करना पड़ेगा, ये अपने आप तो आएंगे नहीं यहाँ, एक ही वर्टेक्स पे नहीं, तीनों कॉर्नर पे लाना है, एक यहाँ और एक इस कॉर्नर पे। तो अब जब ट्रायंगल पे ये रहेंगे तो क्या अंडर टेंशन आ जाएंगे, जैसे ही इसको कोई छोड़ेगा वो फट से ये इन्फिनिटी पे भाग जाएगा जल्दी से। तो ये जो अंडर टेंशन सिस्टम तैयार किया है मैंने, इस सिस्टम को असेंबल करने में मुझे एनर्जी कितना लगा, मेरा एनर्जी उतना ही इसमें आकर स्टोर हो गया है वो एनर्जी। तो तीन वाले का ऐसे निकालते हैं, एक बार लिखेंगे के Q1 Q2 बाई आर, वन और टू का हो गया, फिर प्लस लिखेंगे, प्लस के Q2 Q3 बाई आर, Q1 Q2 हो गया, Q2 Q3 हो गया, अब बच क्या गया, Q1 Q3 बच गया। तो एक और लिखेंगे के Q1 Q3 बाई आर, तीन इसमें आ जाएगा, तीन एक बार चार्ज वन चार्ज टू, मतलब ऑल पॉसिबल केस लिखना है, फिर चार्ज टू चार्ज थ्री, फिर चार्ज वन चार्ज थ्री, तीन बार लिखेंगे अगर तीन चार्ज को असेंबल करना है मुझे ट्रायंगल के कॉर्नर पे। तो समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिस्टम को असेंबल करने में जो एनर्जी लगा है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज का मुझे निकालना है, एक चार्ज अकेला चार्ज है ये Q, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। तो अकेले चार्ज है तो ये अंडर टेंशन है क्या, नहीं, दो चार्ज चाहिए ना कम से कम, तब तो उसको फोर्स लगाएगा। तो अकेला एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ सोर्स चार्ज, तो इन्फिनिटी से मैं एक स्मॉल क्यू चार्ज को ला रहा हूँ, दूसरा चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है स्मॉल क्यू चार्ज, तो वो रिलैक्स है। अब जब उसको पकड़कर इसके पास लाएंगे आर डिस्टेंस पे, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, ये क्यू चार्ज था और इन्फिनिटी से मैं स्मॉल क्यू चार्ज को लाया पकड़कर, और इसके कितने पास ले आया मैं, आर। तो जो सिस्टम मेरा तैयार हुआ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का, इस सिस्टम का एनर्जी हो गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर। अब अगर मैं इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाता, स्मॉल क्यू नहीं लाकर क्या लाता, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तब मुझे कितना वर्क करना पड़ता है या मेरा कितना एनर्जी खर्च होता मेरा वो काम करने में। तो क्या इसको क्यू से मैं डिवाइड कर देता, क्योंकि क्यू चार्ज लाने से के Q1 Q2 बाई आर एनर्जी लगा मेरा, तो 1 कूलम लाते तो कितना लगता, के Q1 Q2 बाई आर को क्यू से डिवाइड कर देते पर यूनिट चार्ज से, राइट। तो क्यू कैंसिल हो जाता है यहाँ, और ये जो एनर्जी आया वो यूनिट चार्ज को लाने में एनर्जी आया, ये क्यू कटने के बाद अभी जो मेरा एनर्जी आया वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज आया है, क्या आया है, पर यूनिट चार्ज। तो इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी को अगर चार्ज से डिवाइड कर दें जो इन्फिनिटी से लाए थे, तो बन जाता है टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
So what is electric potential? In exam you can write it definition like this: if we bring a unit positive charge, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट फ्रॉम अ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। आराम से लिखते हैं इसको, चलिए लिखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स चार्ज, electric potential of a source charge at a point P from it, electric potential of a source charge at a point P from it is amount of work done or energy required to bring unit positive charge from infinity to that point। फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में कितना एनर्जी लगा या कितना वर्क करना पड़ा, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तो एक बार और हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या ये सब टर्म है: इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चार तरह का टर्म रिलेटेड है सब। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स लगने के लिए एक ही चार्ज चाहिए कि दो चार्ज चाहिए, बता दीजिए। फोर्स लगने के लिए दो चार्ज चाहिए, अकेला किस पे फोर्स लगाएगा कोई? तो अगर दो चार्ज है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F=K, और एक बड़ा चार्ज था, एक छोटा चार्ज मान लेते हैं Q1 Q2 के जगह पर, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या ऐसे ही फॉर्मूला लिखते थे? F=K कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया। लेकिन फील्ड क्या चीज़ था? फील्ड था फोर्स पर यूनिट चार्ज था। यानी कि सोर्स कैपिटल क्यू तो कैपिटल क्यू रहेगा सोर्स चार्ज, लेकिन जो टेस्ट चार्ज था ना उसको यूनिट बना दिए थे हम लोग, यानी कि क्यू से डिवाइड कर दिए थे पर यूनिट बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ आया था फॉर्मूला E=KQ/R²। वो दूसरा वाला चार्ज को 1 ले लिया था मैंने, राइट। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या था फॉर्मूला? यस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यू सिंबल है, उसका फॉर्मूला था के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर। तो ये एक स्मॉल क्यू जो है उसको 1 बना देना है मुझे, तो V फार्मूला आ गया KQ/R। तो अभी हमारे पास चार फार्मूले हो गए जो याद रखना है। इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, उसमें स्मॉल वाला क्यू को 1 ले लेते हैं, तो यानी कि K ओनली क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, और ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है KQ/R, उसमें दूसरा वाला Q 1 हो जाता है। तो अभी जो डेफिनेशन हम लोग सीखे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अब आ गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं पूछ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं पूछ रहा, आप क्या बोल दिया? ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस ही है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक सोर्स चार्ज मैं यहाँ पे बनाता हूँ कैपिटल क्यू, सोर्स चार्ज एक कैपिटल क्यू रहा, तो इस कैपिटल क्यू से R1 दूरी पे पोटेंशियल कुछ और होगा, और R2 दूरी पे चले जाएंगे तो क्या पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा। ये दूसरा वाला पॉइंट क्यू हम लिख देते हैं। तो किसी चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस बढ़ने पे जैसे फील्ड वीक होने लगता है, वैसे पोटेंशियल का भी वैल्यू वीक होगा, कम होने लगेगा। तो दो पॉइंट लेते हैं, इसके सामने एक पॉइंट मैंने ए लिया और एक बी लिया, यानी एक क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज कैपिटल क्यू, उसके सामने एक पॉइंट ए लिया और एक बी। तो ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल मुझे जानना है, तो हम क्या करेंगे? इन्फिनिटी से, मतलब बी से भी बहुत दूर से हम यहाँ इसकी तरफ एक चार्ज को लाएंगे, तो बी तक लाने में मुझे कम करना पड़ेगा काम, और ए तक लाने में थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा।
क्योंकि जो सोर्स चार्ज है वो ए के ज़्यादा पास है। ओके, तो बी तक लाने में जितना काम किए थे यूनिट चार्ज को, क्या उसको वी बी बोलते थे हम, पोटेंशियल एट बी। और ए पॉइंट तक इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में किए गए वर्क डन को क्या बोलते थे, वी ए। तो ये वी बी और वी ए, इन दोनों में वर्क का, अगर ए तक लाने में वर्क करना पड़ा मुझे, ए तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ा डब्ल्यू ए, और बी तक लाने में करना पड़ा डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू ए ओबियसली ग्रेटर होगा डब्ल्यू बी से। तो इसका जो डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस वो बी से ए तक लाने का वर्क डन होगा। एक नंबर के साथ अगर हम समझें तो इन्फिनिटी से ए लाने में 10 जूल मान लीजिए काम करना पड़ा, और इन्फिनिटी से बी ले जाने में 6 जूल काम करना पड़ा। तो ये बी से ए ले जाने में कितना करना पड़ेगा, 10 - 6, दैट मीन्स 4 जूल करना पड़ेगा, राइट। और चूंकि यूनिट चार्ज को ला रहे हैं इसलिए पर यूनिट चार्ज भी लिखना है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ, मान लेते हैं कि क्यू जो है, क्यू सोर्स चार्ज, वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, प्रिंसिपल से सब डरता है स्कूल का, तो क्यू स्कूल का प्रिंसिपल है। और आपको प्रिंसिपल के ज़्यादा करीब, प्रिंसिपल का केबिन यहाँ ए पॉइंट पे है, प्रिंसिपल जिस रूम में बैठता है उसके बाजू वाला रूम ए है, और उससे थोड़ा दूर 4-5 रूम छोड़ के वो बी है, और आप खुद बहुत ज़्यादा दूर हैं, अपने क्लासरूम में हैं, तो आप छुट्टी हुआ ऐसे घूमने के लिए गए, तो आपको बी पे जाने में आसानी होगा, कम मेहनत करना, कम डर लगेगा। ए पे जाने में तो बहुत हिम्मत चाहिए, है कि नहीं। ए पे जाने के लिए तो पूरा डर लगेगा कि अरे देख लेंगे उधर प्रिंसिपल होंगे। तो बी तक आने में कम ही काम करना पड़ेगा, ए तक आने में और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल एकदम यहीं पे बैठा हुआ है पास में। तो वर्क डन इन्फिनिटी से बी तक जाने में वी डब्ल्यू बी लिखा मैंने, और वर्क डन इन्फिनिटी से ए आने में डब्ल्यू ए लिखा, तो क्या डब्ल्यू ए ज़्यादा होगा, ए तक आने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, ज़्यादा हिम्मत चाहिए, ठीक है, यानी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि बी से ए आने में खाली कितना काम करना पड़ा, तो डायरेक्ट हम डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी कर देंगे, इन्फिनिटी से नहीं करेंगे फिर ना। तो बी से ए जाने में अगर वर्क डब्ल्यू करना पड़ा, तो पर यूनिट चार्ज को कितना करना पड़ता है, डब्ल्यू बाई क्यू करना पड़ता है। डब्ल्यू किसको करना पड़ा, क्यू चार्ज को बी से ए लाने में। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज से मिला था मुझे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फ्रॉम इन्फिनिटी वाला कहानी चला गया अब। तो एग्जाम में अगर आएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो लिखेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और अगर पूछेगा कि डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, तो बोलेंगे इट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, नहीं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जिन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, वो दोनों पॉइंट के बीच खाली मूव कराना है। इतने सारे डेफिनेशंस हमने अभी पढ़े, उन सब डेफिनेशन को एक बार आपको रिकॉल करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, 5 टर्म हो गया। 5 डेफिनेशन में से सब याद होना चाहिए। एक तो लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो तो यहीं लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, और फोर्स, फिर है फील्ड, और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फोर्स, फील्ड, और एक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका सिंबल क्या है, यू। 5 टर्म हो गया ना, 5 चीज़। पांचों का डेफिनेशन अभी हम पूछेंगे आपसे। पांचों का डेफिनेशन एकदम याद करके रखिए। तो अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। डाइपोल पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं।
अभी हम लोग को पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है? एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज को पास पास में रख देते हैं। पास पास मतलब दोनों को टच नहीं करना, नहीं तो न्यूट्रल हो जाएगा दोनों। इसको फोर्सफुली रखे हुए हैं, मतलब किल मार दिए हैं इसमें, आयरन का किल ऐसे ठोक दिए इसमें, यहाँ और यहाँ कैसे करके फिक्स करके रख दिए। और इन दोनों के बीच कुछ दूरी अगर है डी, तो आइडियल डाइपोल ऐसा होगा ना जिसमें ये तो बहुत ज़्यादा होगा अमाउंट ऑफ चार्ज, लेकिन उन दोनों के बीच जितना कम रखें उतना अच्छा है। टच नहीं होना चाहिए, लेकिन कम रखने का ये मतलब नहीं कि टच ही कर दी तो उसका नाम डाइपोल होगा ही नहीं। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखा हुआ है सामने सामने, एक प्लस और एक माइनस, तो उससे जो सिस्टम बना है, तैयार हुआ है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस सिस्टम का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एरो ऐसे देना है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और चार्ज और उस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस था, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस डी, इसके प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। सो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। दो चार्ज यहाँ है ना, तो दोनों में से कोई एक चार्ज लिख दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, माइनस प्लस नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, यानी क्यू इंटू डी को दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए और डी लिख दीजिए। तो ये क्यू इंटू डी को क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मतलब डाइपोल में मूवमेंट वर्ड आगे लग गया क्यू इंटू डी लिखने से। और इसका सिंबल हो गया पी। इसका सिंबल क्या हो गया? पी। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल निकालना है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इसके आर डिस्टेंस सामने कितना पोटेंशियल होगा ये पता करना है। तो अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे जाऊंगा तो ज़ीरो आंसर आ जाएगा। इक्वेटोरियल इसको बोलते हैं, ये जो डाइपोल होता है ना, उस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पॉइंट पे कोई भी, इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो माइनस के चलते पोटेंशियल हो जाएगा के माइनस क्यू बाई आर, और प्लस के चलते हो जाएगा के प्लस क्यू बाई आर। तो ये माइनस के क्यू बाई आर से प्लस के क्यू बाई आर कैंसिल होके ज़ीरो आ जाएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो इसके लिए नोट करेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन for an electric dipole is zero. Electric potential on equatorial line of an electric dipole is equal to zero. ये तो इक्वेटोरियल हो गया। अब एक्सियल लाइन पे क्या होगा? एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं हम लोग? तो माइनस क्यू से प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाले लाइन को। माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू यहाँ है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और इसको एक्सटेंड भी कर दिए, और इधर एक्सटेंड कर देंगे पूरा लंबा। तो इस लाइन को ही क्या बोल देंगे? एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे कितना पोटेंशियल होगा? तो इस बार ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि प्लस वाला पास है और माइनस वाला दूर है। इधर जैसे कोई पॉइंट है तो प्लस पास है और ये दूर है उससे, तो इस बार ज़ीरो नहीं आएगा। तो इस बार कितना पोटेंशियल आएगा? तो उसका आंसर होता है, इस बार पोटेंशियल आएगा, ये जनरल पॉइंट का लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है यहाँ? इक्वेटोरियल का नहीं लिखा हुआ है। इक्वेटोरियल के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे अभी ना। ये किसी भी एंगल थीटा पे है, मतलब माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू यहाँ, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग से थीटा एंगल पे हम जाएंगे आर डिस्टेंस, तो यहाँ का पोटेंशियल देगा ये थीटा एंगल बना के आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट का। लेकिन हम एक्सियल पे जाना चाहते हैं तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा लाइन के अलॉन्ग जाने के लिए। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगा टर्म। तो और 1/4 एप्सिलॉन नॉट को के बोलते हैं, तो के पी बाई आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? के पी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा 1 रख दिए ना, कॉस थीटा, और इसके के बोलते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट को। तो अब से याद कर लेंगे। देखिए क्या क्या याद करना है हम लोग को कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज और डाइपोल में दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था किसी सोर्स चार्ज के सामने यूनिट चार्ज को लाएं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा था। ठीक है, ये था। अब किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया मैंने एरो से। अब इसमें एक चार्ज को मैं जब मूव कराऊंगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये क्यू चार्ज को यहाँ से पकड़कर इधर मैं लाऊंगा, तो क्या वर्क करना पड़ेगा मुझे? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको फोर्स लगाएगा ना मेरे चार्ज को, तो उस फोर्स के अगेंस्ट अगर क्यू चार्ज को मूव कराना है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, या उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट का पोटेंशियल अलग होता है, ए और बी मान लें तो ए का पोटेंशियल अलग होगा और बी का अलग होगा पोटेंशियल। तो बी से ए आने में मान लीजिए डीवी पोटेंशियल का डिफरेंस आया, जैसे ए पे 10 था और बी पे 4 था, तो डीवी कितने का आया? 6 का आया, 10 - 4। तो पोटेंशियल में कितने का चेंज आया, और उसको डिवाइड करना है कि डिस्टेंस कितना मूव करना पड़ा इसके लिए, तो बी टू ए डिस्टेंस मूव करना पड़ा, तो उस डिस्टेंस को इन्होंने डी आर लिखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है? -dv/dr। देखेंगे dv/dr तो समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम dr डिस्टेंस मूव करें तो पोटेंशियल का चेंज dv अगर हुआ तो -dv/dr को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब ये माइनस का ये मतलब है कि उल्टा उल्टा रिलेशन है चेंज इन पोटेंशियल और ई में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर है ना उस डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होता है, उल्टा रिलेशन है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है तो पक्का पोटेंशियल ए पॉइंट पे ज़्यादा होगा और बी पे क्या था? कम था। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो पोटेंशियल जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से कम होगा, मतलब ए से बी जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा। तो निगेटिव साइन इंडिकेट दैट पोटेंशियल डिक्रीजेज व्हेन वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से डिक्रीज करता है पोटेंशियल। तो E = dv/dx आया, जबकि E एक वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर और पोटेंशियल क्या है? स्केलर। तो अगर मुझे क्वेश्चन में पोटेंशियल दिया है और पूछ रहा है फील्ड, तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए बताया गया कि आप पोटेंशियल को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब एक्स को वेरिएबल लेके और वाई जेड वाले टर्म को कांस्टेंट मान लेना है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। और वेक्टर में तो 3 कंपोनेंट होते ही हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कैसे मिलेगा? तो जो भी पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन होगा, जो भी पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन होगा उसको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? वाई के रेस्पेक्ट में। ओके, -du/dy। फिर तीसरा वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है इसलिए उसका तीनों कंपोनेंट चाहिए मुझे, तो तीसरा कंपोनेंट मिलेगा इसी पोटेंशियल का जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से। तो इस तरह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाले पार्ट में आई कैप, वाई वाले में जे कैप और जेड वाले में के कैप लगाकर निकाल सकते हैं।